सर आप 15 साल से एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, तो कहीं न कहीं सर हम कहाँ पे हमारे बच्चे या हम कमी कर देते हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे स्किल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं? अगर अपनी बात करूं तो मैं पिछले 15 सालों से एजुकेशन में हूं और मैं कंप्यूटर एजुकेशन फील्ड में हूं। सर मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि आपने बहुत सारे बच्चों को जॉब प्रोवाइड करा रखी है, तो सर आपको जॉब प्रोवाइड करने में प्रॉब्ली कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को जॉब प्रोवाइड करने में? शुरू से ड्रीम था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं और मैं जॉब प्रोवाइड कराऊं। सर 2022 में से हम लोग जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं। 2021-22 से हम लोग स्पेशली जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने एक कोर्स ही डिज़ाइन किया है जिसमें हम लोग प्रॉपर बच्चे को पढ़ाते हैं और जॉब प्रोवाइड कराते हैं। सर आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, अगर मैं 15 ईयर बैक फ्लैश करूं, सर कैसे चालू हुआ ये सिलसिला टीचिंग का सर? सर एक अच्छी स्टोरी है। पहली बात तो ये कि सर मुझे हमेशा से वाइट कॉलर जॉब पसंद थी। मैंने काफ़ी टाइम अपनी खुद की एक किराने की दुकान चलाई अपने पापा जी के साथ में। उसके बाद फिर मैं सर टीचिंग में आया और ईमानदारी से सर मुझे मेरा काम बहुत पसंद है और जब काम पसंद होता है तो सर इंसान थकता नहीं। इफ़ यू आर अ टीचर यू कांट बी अ बिजनेसमैन, और इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन यू कांट बी अ गुड टीचर। सर मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, श्री परमहंस आश्रम से। तो वहाँ पे जो मैं गुरुकुल कल्चर देखता हूँ, जैसे साधकों को रखते हैं, सर मैं कहीं ना कहीं एक हद तक उसका प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की थी मैंने। हेलो सतना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुमार संत आया हूँ हरीश अग्रवाल सर के पास में। सर को अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स प्लस अकाउंटिंग, टेक, टीचिंग एक्सपीरियंस है। सर हमारे बच्चों में कंप्यूटर साइंस और मोस्ट प्रोबेबली कॉमर्स और अकाउंटिंग के बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय हैं और हर बच्चा मोस्टली सर को प्रेफर करता है। सर आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम सर। हेलो सर। सर आप 15 साल से एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हैं, तो कहीं ना कहीं सर हम कहाँ पे हमारे बच्चे या हम कमी कर देते हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे स्किल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं? अगर अपनी बात करूं तो मैं पिछले 15 सालों से एजुकेशन में हूं और मैं कंप्यूटर एजुकेशन फील्ड में हूं। तो मैं बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता हूं। मेरा जो कोचिंग है वो बस स्टैंड में हुआ करता था पहले, अभी तो हम भरूच नगर में हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गांव के बच्चे और जो मध्यम जो बच्चे हैं वो हमारे पास ज़्यादा आते थे। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो सर बच्चों को मैं दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। एक होते हैं जो अपने सतना के एक बड़े स्कूल के बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल्स का नाम मैं ले सकता हूँ, एक अच्छे स्कूल के बच्चे हैं, और एक हैं जो थोड़ा ग्रामीण स्कूल के बच्चे हैं या एक नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल के इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं। तो ऐसे में मैंने देखा है सर जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो ग्रामीण बच्चे आते हैं, जो थोड़ा सा छोटे स्कूल से बच्चे आते हैं, लाइक नई बस्ती से जो बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने देखा है कि उनका जो बेसिक एजुकेशन है, जो उनका बेस है वो बहुत कमज़ोर है। मतलब अ, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि अगर मैं उनसे बोलूँ कि 100 का 10% कितना होता है तो शायद वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो उनका बेस इतना कमज़ोर है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो टीचर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो छोटे स्कूल्स हैं, इनको बेस पर, बेसिक एजुकेशन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मतलब ओवरऑल फाउंडेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जो एग्जैक्टली। फंडामेंटल्स ऑफ हर कॉन्सेप्ट के होके आते हैं कि भाई परसेंटेज है, डेसिमल है, इंटीग्रल, मतलब ये चीज़ों पे तो ध्यान बिल्कुल ओवरऑल देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर। और साथ में एक चीज होती है कि चलो अब तो एक जनरेशन है जो पढ़ के आ चुकी है, जो आज मतलब 10th पास हुए हैं, 12th पास हुए हैं। इसके बाद अपने यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो किसी भी परसेंटेज में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी परसेंटेज में वो एडमिशन ले लेते हैं कि हाँ कोई भी परसेंटेज है आपका, हम आपका एडमिशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो उनका कमजोर बेस है वो कंटिन्यू होता चला आ रहा है। अब मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं ग्रेजुएट बच्चे को और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, और उनसे जब मैं परसेंटेज पूछ रहा हूँ या कुछ भी एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनको नहीं बन रहा। तो ऐसे में अगर मैं उन बच्चों को जाकर के बोलूँ कि बेटा जाओ तुम KG 1 से फिर से पढ़ के आओ, तो सबसे पहले तो उनके माता पिता मेरे से बोलेंगे कि सबसे पहले वो कोचिंग छोड़ो जहाँ पर ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ग्रेजुएट बच्चा है वो फिर से KG 1 KG 2 से पढ़ के आए। तो यहाँ पर सर मेरे हिसाब से ये जो हमारा बेस कमजोर हो गया है, अगर हम बात करें कि इसको कैसे मजबूत किया जाए, तो मैं एक सजेशंस दूंगा इन बच्चों को कि ये जो बच्चे हैं अपने साथ के जो दूसरे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं गांव में, शहर में, उनको टीच करें। जब उनको टीच करेंगे तो क्या होगा कि एक तो उनके बच्चों की हेल्प हो जाएगी, इनका थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा, प्लस इनको दोबारा से वो पूरा बेसिक्स का नॉलेज हो जाएगा।
सर मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि आपने बहुत सारे बच्चों को जॉब प्रोवाइड करा रखी है, तो सर आपको जॉब प्रोवाइड करने में प्रॉब्लली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को जॉब प्रोवाइड करने में? सर मेरा शुरू से ड्रीम था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं और मैं जॉब प्रोवाइड कराऊं। सर 2022 में से हम लोग जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं, 2021-22 से हम लोग स्पेशली जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने एक कोर्स ही डिज़ाइन किया है जिसमें हम लोग प्रॉपर बच्चे को पढ़ाते हैं और जॉब प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे यहाँ गांव के बच्चे ज़्यादा आते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि गांव के बच्चों का जो बेसिक्स है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, और जब बेसिक्स कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। तो हम लोग जैसे पढ़ाई तो करा रहे हैं, बच्चा पढ़ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो एक हेजिटेशन है, वो उसका ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो जब हम लोग कहीं जॉब पे किसी बच्चे को भेजते हैं तो कम्युनिकेशन के कारण, थोड़ा हेजिटेशन के कारण थोड़ा दिक्कत होती है। हालांकि शुरू में ऐसा होता था कि हमारे पास बच्चे होते थे और जॉब नहीं थी, मतलब मार्केट में हम लोगों की उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी कि हम जॉब प्रोवाइड करें। आज की कंडीशन ये है कि सर हमारे पास 2 3 4 जॉब हमेशा अवेलेबल रहती हैं, बट बच्चे हमारे पास नहीं है। बच्चे ना होने का रीज़न वही है कि पहली बात तो ये थोड़ा एक हेजिटेशन का इशू है, कि कॉन्फिडेंस का इशू, कम्युनिकेशन का इशू। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा आज का जो बच्चा है, जो जनरेशन है अभी चल रही है, पहली बात तो ये पढ़ना नहीं चाह रहे सर। यूट्यूब ने और चीज़ों ने इनका इतना दिमाग खराब कर दिया है कि इन्हें लगता है कि बेसिक एजुकेशन जैसा कुछ नहीं होता है, बस आप यूट्यूब देखो, स्किल सीखो और बस जॉब करने कर जाओ। इसके कारण एक गैप हो गया है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जब हम बच्चे को जॉब पे भेजते हैं तो उसका कई बार टाइमिंग सेट नहीं होता। कि कई बार गांव का बच्चा है, बोला सर हमारे इस टाइम पे बस नहीं आएगी, इस टाइम पे बस जा रही है, और सर जो भी आपको जॉब पे रखेगा वो तो अपने अकॉर्डिंग रखेगा, वो तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है सर, कि कई बार टाइमिंग मैच नहीं होती और कई बार बच्चा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता। सर आपको जॉब प्रोवाइड करने का सर आइडिया कहाँ से आया सर? सर ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एक, कहते हैं ना वो दुखती रग में हाथ रखने वाला, वो तो वैसा क्वेश्चन है। सर बात होगी 18-19 की, या मे भी और पहले की, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। मेरी एक मुंह बोली बहन थी, उसने, उसके थोड़ा सा ससुराल की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसने मेरे से बोला था कि भैया आप मेरी जॉब लगवा दीजिए तो मैं सतना आ जाऊंगी, मेरी सिचुएशन सारी सही हो जाएगी और धीरे से मैं अपने हस्बैंड को भी बुला लूंगी। और मैंने बोला कि हाँ बेटा मैं देखता हूँ, मैं कराता हूँ, 2 4 दिन में मैं बताता हूँ। और सर तीसरे चौथे दिन मेरे को मैसेज आया कि वो ख़त्म हो गई, उसको जला करके और मार दिया गया, या जैसा भी उसके साथ में केस हुआ हो, कुल मिलाकर के वो नहीं थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर शायद मैंने इसकी जॉब लगवा दी होती तो शायद मेरी बहन मेरे बीच में रहती। फिर हो गया, चीज़ें थोड़ा सा भूल गई, थोड़ा वो हो गई। उसके बाद में फिर मेरी एक बड़ी दीदी की सिस्टर थी, उनको भी थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो उन्होंने मेरे यहाँ कंप्यूटर पढ़ा और बोला कि भैया कोई जॉब होगी तो बताइएगा। तो मैंने कहा कि हाँ दीदी, मैं जैसे भी आता है मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद भी 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर ली। और सुसाइड करने का जब रीज़न पता चला तो यही पता चला कि उनके पास फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी। तो सर ट्रूली मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन कैमरा, मैं ट्रूली चाहता हूँ कि सर जितने भी लोग मेरे पास आ जाएं मैं सबकी जॉब लगवा सकूं। अभी मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट मेरी कोशिश है मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास कोई भी नीडेड आ जाए और मैं बोलूं कि हाँ बेटा तुम्हारे लिए जॉब है, ऐसी भी जॉब मैं प्रोवाइड करूं। तो यहाँ से मेरे को लगा कि सर मुझे जॉब प्रोवाइड करना चाहिए। तो वो एक बहुत ही वैसा फेज था मेरी लाइफ का। और सर अभी भी मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी मेरे पास नीडी आए और जॉब के लिए बोले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जॉब प्रोवाइड करूँ। कुछ चीज़ें हैं सर, कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर लगी रहेंगी तो ऐसा नहीं है कि मेरी जीत नहीं होगी। तो ये सर यहाँ से मुझे लगा कि हाँ मुझे लोगों को जॉब पे लगाना चाहिए। सर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है और कहीं ना कहीं इससे बहुत हद तक मदद हो जाती है सर। और माने ना माने सर, पैसा मैटर करता है लाइफ में, बहुत मैटर फैक्ट है करता सर, है। फैक्ट सर है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे भी हिट किया कि एज मनी इज लाइक अ डेटॉल, डेटॉल किल 99% जर्म्स ऑफ हैंड, मनी किल मोस्टली 99% प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। सर पैसा मैटर करता है बेसिक चीज़ों के लिए तो करता ही करता है। मैं खुद से बता सकता हूँ कि मेरी पूर्ण शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई कि मेरे पास धन का अभाव था। और शायद जब आपको चीज़ें बहुत हद तक
एज अ बेनिफिट मिलती है ना, जिनके पेरेंट्स के पास एक ठीक ठाक एवरेज कॉस्ट ऑफ इनकम है या थोड़ा ऊपर की है, तो आप वैल्यू नहीं समझते, मगर जब आपके पास चीज़ों का अभाव होता है तो आप तब वैल्यू को समझ में समझते हैं। आती है। बिल्कुल, आपको समझ बिल्कुल, में आता है कि बिल्कुल, 500 रुपये, 1000, 2000, 4000, 10,000 भी एक बड़ी बात है। एक व्यक्ति के लिए 10,000 इकट्ठा करना एक बड़ी बात होती है सर। बिल्कुल। ऐसा मैटर करता है सर। सर एक मतलब एक लाइन है, मेरी सिस्टर ने मेरे से बोला था। सर मैं अपने आप को बहुत भगवान को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मैं टीचर हूँ। मेरे संत सर आप भी टीचर हैं। तो मेरी सिस्टर कहती है कि बेटा अगर हम लोगों को कोई पुण्य काम करना होता है तो हमें बाहर जाना होता है, देखना होता है कि भाई कहाँ करें, कैसे करें। लेकिन मेरा भाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठा है जहाँ उससे अगर कुछ अच्छा करना है तो उससे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने यहाँ ही बेहतर कर देता है। मतलब मेरी कोशिश रहती है सर, मैं जैसा आपके बारे में जानता हूँ आपके साथ में भी है, मेरी कोशिश रहती है कि साल में जो भी बच्चे मेरे पास नीडी आते हैं, जो ऐसा है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या कुछ इश्यूज हैं, उनकी मेरी कोशिश रहती है कि सर मैं बहुत कम फीस में या बिना फीस लिए मैं उनको पढ़ा सकूं। तो सर ये भी एक अच्छा वो है कि अगर मैंने उनको हेल्प कर दी, क्योंकि सर किसी ने कहा है कि आप किसी को खाना खिलाओगे तो एक ही दिन पेट भरेगा, पैसे दोगे तो वो हफ्ते 10 दिन चला लेगा, लेकिन अगर आपने उसको स्किल प्रोवाइड कर दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए सर स्टैंड हो गया और वो अपने साथ और भी कई लोगों को रोजगार दे देगा। तो सर ये था मेरा थोड़ा सा जॉब वाला कि इस तरह से मेरे को आइडिया आया कि नहीं मुझे जॉब लगवानी चाहिए लोगों को। सर मैं यहाँ पे अपनी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं वाईजीसी डिज़ाइन कर रहा था, कि जब मैं अपना पुराना अपना एजुकेशन टाइम देखता हूँ तो बहुत ही धन के अभाव से मैं उभरा। तो मैंने एक चीज़ तो प्रण कर रखी थी जिस दिन मैं पहले दिन से मार्कर उठाया कि जिनके पिताजी नहीं है मैं उनसे फीस नहीं लूँगा। और कोई भी बच्चा आके मुझे किसी भी तरीके से मैसेज के थ्रू या फ्रेंड में किसी भी तरीके से मुझे बोल दे कि सर मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आज भी वाईजीसी का यही रूल है कि जिनके पिताजी ने उनकी कोई फीस नहीं लगती है। और जिन जो थोड़े से भी धन से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी तरीके से मुझे इन्फॉर्म करें तो उनकी फीस नहीं लगती है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी बात को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएं और बच्चों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिन्हें हमारी ज़रूरत है वो हमसे जुड़ सके। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। बिल्कुल। और अगर कोई मेरा वीडियो देख के उसको लग रहा है कि नहीं मैं भी ऐसी जगह जाऊंगी या जाऊंगा और वहाँ पर हमें फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो आप बिल्कुल आमंत्रित हैं और आपको बिल्कुल हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी, हमारी तरफ से संत सर की तरफ से हम लोग आपको एजुकेशन में हेल्प करेंगे। सर आपका भी रेसिडेंस सतना है, मेरा भी रेसिडेंस सतना है, तो सर आप सतना के एटमॉस्फेयर को, यहाँ के इकोसिस्टम को देखते हुए आप यहाँ के बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कि क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए बच्चा चाहे सतना का हो, चाहे किसी और छोटी सिटी का हो, चाहे बड़ी सिटी का है, आज के टाइम पे मैं जो नोटिस करता हूँ जो यंग जनरेशन है, इवन मेरी भी बहुत थोड़ा सा गंदी आदत है। हम लोगों का सर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा मतलब कि मोस्टली हम लोग क्लिप्स देखते हैं, हम लोग रील्स देखते हैं। तो ये जो रील्स हैं इसके अंदर जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो वो रील कोई एक तरह की नहीं आती सर, वो मल्टीपल रील्स आती हैं। जब मल्टीपल रील्स आती हैं तो सर दिमाग के अंदर डिस्ट्रैक्शंस भी मल्टीपल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो इससे जो बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है सर। डिस्ट्रैक्ट मीन्स कि वो एक जगह फोकस ही नहीं कर पा रहा। तो सर मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा कि अगर आपको कुएं में पानी निकालना है कुएं से, तो अगर आप 10 जगह एक एक फीट गड्ढा खोदेंगे तो सर कभी पानी नहीं निकलेगा। पानी तभी निकलेगा जब आप एक जगह 10 फीट का, 20 फीट का, 30 फीट का गड्ढा खोदेंगे। आई मीन टू से कि बार बार किसी चीज को चेंज नहीं करना है। जैसे आप एजुकेशन को ले लीजिए या रोजगार को ले लीजिए या जॉब को ले लीजिए। एक जॉब मिल रही है फिर वो चेंज करके दूसरे में जा रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं फिर दूसरे में जा रहे हैं, फिर तीसरे में जा रहे हैं। सर हर बिजनेस के अंदर, हर जॉब के अंदर एक ऑफ टाइम होता है, एक सीजन होता है, एक ऑफ सीजन होता है। तो वो जो ऑफ सीजन है उसमें ये ना सोच के कि चलो चेंज करें, उसकी बजाय ये सोचना चाहिए कि चलो अब इसमें क्या नया किया जा सकता है, क्या बेटर स्किल्स, क्या बेटर किया जा सकता है। सर मैं एक वर्ड बोलता हूँ, थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा कि सर अगर कोई ऑलराउंडर है तो या तो उसको ऑलराउंडर बोल लो या उसको आप कोई अब्यूज वर्ड यूज कर लो, दोनों सेम है। ये मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ सर क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर होते हो तो आपके पास मल्टीपल फील्ड्स होते हैं काम को चेंज करने के लिए। और अगर आप ऑलराउंडर नहीं हो, आपको केवल एक ही काम आता है। सर सतना के बहुत अच्छे टीचर है, बहुत नाम के टीचर है, इंग्लिश की एकेडमी चलाते हैं। तो वो आए सतना में और इंग्लिश की उन्होंने एकेडमी चलाई, और एकेडमी चलाने के बाद में जब ये एक सीजन आया जब उनके पास कोई काम नहीं रहा,
तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं दूसरा काम करता हूँ। उन्होंने सोचा कि इसी को क्या करें, क्या नया करें कि यही चले। तो अगर आपको सर 3, 4, 5 काम आएँगे ना, तो आप एक काम नहीं चलेगा, आप सोचोगे चलो दूसरा कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं, चौथा कर लेते हैं, और जब कोई काम आएगा ही नहीं, केवल एक ही काम आएगा, तो फिर आपकी मजबूरी है कि आप उसी में कंटिन्यू करोगे। सेकंड थिंग कि आज के टाइम पे सर अगर हमें अपना काम दिखाना होता है तो हम किसी एमडी के पास नहीं जाते, हम स्पेशलाइज्ड के पास जाते हैं कि भैया जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, हम उसके पास जाएंगे। तो आपका जो आज का दौर है वो एक स्पेशलाइजेशन का है सर। स्पेशलाइजेशन तभी होगा जब आप एक फील्ड पे लंबे समय तक काम करें। तो सर मैं जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि सर लंबे समय तक एक ही काम करना है, और आपको एक कंसिस्टेंटली काम करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप थोड़ा करके सोचोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि किसी का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, ठीक है, और ज्यादा करो, बट कंटेंट अपने मतलब का देखो। प्लीज स्टार्ट वॉचिंग नॉलेज बेस्ड कंटेंट। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी 6 to 8 डेज पहले यूट्यूब में एक चैनल बना है, फियरलेस मोटिवेशन बाय प्रियंका चोपड़ा जी। सभी लोग जानते हैं, बॉलीवुड और हॉलीवुड की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है सर। उसमें वो अपने ऑडियो क्लिप्स डालते हैं और 10-12 ऑडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नॉलेज बेस्ड ऑडियो क्लिप है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस ऑडियो को रेपिटेशन में 2 टाइम 3 टाइम्स एक ऑडियो सुनूंगा, देन आई पर्टिकुलरली फाइंड द आंसर इन अ सिंपल वर्ड्स बट वेरी हाई वैल्यू सर। बट आप उसके व्यूज देखिए, 194, 127, 1.2 के, 1.6 के, ओनली, बस इतने ही। बट वहीं आप उनका दूसरा कंटेंट देखिए जो एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट वो बनाती हैं, क्या सिमिलर व्यूज होते हैं मिलियंस में जाते होंगे सर, और ऊपर सर। सही। मेरा ये है कि अगर आप कंटेंट देख रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो प्लीज स्टार्ट वॉचिंग सम नॉलेजेबल कंटेंट। प्लीज स्टार्ट वॉचिंग कंटेंट दैट प्रोवाइड यू सम वैल्यू इन योर लाइफ। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू सेव you invest you grow. So please start saving your time, your money, even your emotional value too. और कंटेंट अच्छा देखो। जब अच्छा कंटेंट देखोगे तो अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छी चीजें आपके मन में आएंगी, और जब अच्छी चीजें आएंगी आप अपने आप ग्रो करते जाओगे। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। प्लीज स्टार्ट वॉचिंग गुड कंटेंट। इट्स फॉर ऑल सर। ये जो इंटरनेट पे वाइब आ गई है ड्रॉप आउट कल्चर की, एक जो हाइप ले रहा है सर, तो इसमें बहुत सारे बच्चे बेसिक एजुकेशन को जो लेफ्ट कर देते हैं और फिर डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे स्किल। इसमें आपका एक थोड़ा क्या कहना है सर? सर मैंने भी कुछ रील्स देखी हैं, कुछ एक्ट्रेसेस होती हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, वो कुछ रील्स बना रहे हैं कि ये अल्फा बीटा गामा और ये पाइथागोरस ये लाइफ में कभी काम नहीं आए, पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है। और मैंने भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स के ऐसे मोटिवेशनल वीडियो को देख करके कुछ यंग्स को देखा है कि वो बेसिक एजुकेशन, बेसिक पढ़ाई छोड़ देते हैं और किसी स्किल की ओर भागते हैं। बहुत सारे लोग तो इंदौर से आए और चाय की दुकान ही खोल ली उन्होंने। तो ये जो बेसिक एजुकेशन को ये लोग छोड़ रहे हैं, या जो ये सोच रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन को छोड़ करके एक इनको अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो ये एक्चुअली क्या है कि एक लिमिटेड इसमें सक्सेस है, बट इसमें लॉन्ग टाइम ग्रोथ नहीं है। मतलब थोड़ा तो ठीक है कि चलो एक पौधा है, लाइक आपने देखा होगा एक हाइब्रिड आजकल पौधे आते हैं और एक जो पेड़ होता है, तो हाइब्रिड जो है वो जल्दी फल देता है, बहुत अच्छा उसका ग्रोथ होता है, बट उसकी जो लाइफ है वो 3, 4, 5 साल ही है। और जो सर ओरिजिनल अपने यहाँ के जो पेड़ हैं वो हो सकता है कि 5 साल 7 साल आपको फल ना दें, लेकिन उसके बाद जब वो देंगे तो फिर 30 साल 40 साल 50 साल तक वो बढ़िया ग्रो करते हैं। तो वही है कि अगर आप ना बेसिक एजुकेशन आपने कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन को स्किप करके और कोई जॉब किया है, कोई स्किल डेवलप किया है, तो हो सकता है आपको ग्रोथ मिले, बट एक लेवल के बाद आपको समझ में आएगा कि यार वो जो मिसिंग जो पार्ट था वो रह गया है। सर आई नो कि ये जो ड्रॉप आउट है ये कुछ ना कुछ बिजनेसमैन से इंस्पायर होते हैं सर। आई एम आल्सो गेट इंस्पायर फ्रॉम दोस पर्संस। बट देखो, आप ड्रॉप आउट करने आ रहे हो ना, तो आप ये बात जरूर देखो, दे हैव वेरी हाई स्किल सेट्स, दे हैव वेरी हाई लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब फॉर एग्जांपल आप वॉरेन बफे का लो, तो वो 100 to 200 पेज डेली रीड करते हैं। बिल गेट्स बहुत अच्छे रीडर है, एलन मस्क बहुत अच्छे रीडर है। पेपॉल सेल करके जब उन्होंने स्टारलिंक बना तो उन्होंने कितनी सारी बुक्स रीड की। तो मेरा ये मानना है ना, सर भी पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, एक छोटी सी टेक्स्ट बुक तो साइंस की हो नहीं पा रही, मैं साइंस की, और आप ड्रॉप आउट की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कर रहे हो तो एक बार रुको, जरूर देखो कि क्या आपका उस लेवल का लर्निंग है, उस लेवल का स्किल सेट है
अगर है देन गो अहेड, अगर नहीं है स्टॉप, रीथिंक, देन चेंज योर डिसीजन इफ यू वांट। सो प्लीज चेक योर सेल्फ, प्लीज चेक योर सेल्फ, क्योंकि लाइफ में अगर आप ये डिसीजन एक बार लोगे ना, फिर पीछे आने का आपके पास ऑप्शन मौका नहीं रहता। हम ड्रॉप आउट के सक्सेस केसेस तो जानते हैं, बट अनसक्सेस केसेस नहीं जानते। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, वो कोई रिकॉर्ड करके डालता नहीं है। तो मैं ड्रॉप आउट कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपना स्किल सेट चेक करके आप अपने मादे के अकॉर्डिंग निर्णय लो। अगर आप में मादा है तो आप निर्णय लो, नहीं है तो जो सिस्टम है उससे थोड़े हद तक एक बार चल के सहमति के साथ करके देखो कि चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं, करो। उसके साथ साथ भी सर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सर। कॉलेज के साथ साथ भी और बेसिक एजुकेशन 10 to 12 तक के लेते हुए हम बहुत सारी स्किल सेट सीख सकते हैं। साथ में सीखो, कोई इश्यू नहीं है, बट आप उसको ड्रॉप करके जो नया स्किल सीखोगे, स्किल हम लोग खुद कहते हैं स्किल बहुत अच्छी चीज है, बट विथ योर बेसिक एजुकेशन। सर मैं यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये बताता हूँ कि सर जब मैं यथार्थ डिज़ाइन कर रहा था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो क्लासेस हैं ही ऑनलाइन ऑफलाइन IQ लेवल डेवलप करने के लिए, बट फिजिकली डेवलप करने के लिए मैंने कसरतशाला बनाई। वहाँ पे ध्यान, योग, एक्सरसाइजेस पे ट्रेनिंग, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब मुझे लगा कि नहीं समथिंग इज मिसिंग, देन आई डिजाइन यथार्थ क्रिएशन स्टूडियो, जहाँ पे हम बच्चों को स्किल सेट्स डेवलप करते हैं, उनको हम सीधा सीधा स्किल सेट का रगड़ा देते हैं कि भाई ये काम है और आपको करना ही पड़ेगा। अभी जो हमारे कैमरे के पीछे टीम है उसमें एक काव्यांश बच्चा है, वो 5th क्लास का है। बाकी जो बच्चे हैं मानस, पीयूष, अंशुमन, सारे कह रहे हैं मेरा नाम लो, पृथ्वी, ये सब, ये पीछे वाले 10th क्लास के, अभी 9th जस्ट उनका फिनिश हुआ, 10th में आए हैं। पृथ्वी है मेरा 12th क्लास में है। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि आप एजुकेशन के साथ साथ भी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है 24 आवर्स में। हाँ, सर ने इसके थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। मैंने उसमें एक बात ऐड की थी कि स्क्रीन टाइम ज्यादा करना है तो अच्छे कंटेंट करना पड़ेगा। अगर स्क्रीन टाइम होगा तो अच्छे कंटेंट का होगा, या तो होगा ही नहीं। तो कुछ तो देखो थोड़े बहुत खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सर आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, अगर मैं 15 ईयर बैक फ्लैश करूं, सर कैसे चालू हुआ ये सिलसिला टीचिंग का सर? सर एक अच्छी स्टोरी है। पहली बात तो ये कि सर मुझे हमेशा से वाइट कॉलर जॉब पसंद थी। मैंने काफ़ी टाइम अपनी खुद की एक किराने की दुकान चलाई अपने पापा जी के साथ में, और पापा जी का कहना ये था कि बेटा इस दुकान को तुमको कंटिन्यू करना है, बट मैं कभी उसके लिए एग्री नहीं था। मेरे को ये था कि नहीं, मुझे जॉब पसंद है, मैं जॉब वाला हूँ, मुझे बस 9 to 5 जॉब करना है, उसके बाद मैं फ्री। तो ये सोच के सर मैंने उस टाइम पे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कैसे भी व्यवस्था करके मैंने टैली ज्वाइन किया और मैंने टैली पढ़ा। टैली पढ़ने के बाद में जो मेरे टीचर थे उन्होंने मेरे को एक जॉब ऑफर की कि आप यहाँ पर ऐसे ऐसे जॉब है, जॉब करिए। तो मैंने तो उनको सामने ही मना कर दिया कि नहीं नहीं सर, मेरी तो किराने की शॉप है, वो कौन देखेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला जॉब अच्छी है, एक बार सोच के देखना। मैं घर पे गया, पापा जी से पूछा, पापा जी बोले ठीक है चलो अभी खाली हो कर लो, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जॉब करने गया और ज़्यादा टाइम मैंने जॉब नहीं की, 6 और 7 मंथ मैंने वहाँ पे जॉब की और देन मैंने उसको लीव कर दिया। इसके बाद जो टीचर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, उन्होंने एक दिन बुलाया कि आओ हरीश एक बार बैठते हैं, बात करते हैं। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट्स था, वो कुछ टैली में कुछ काम कर रहा था और कुछ गलत कर रहा था वो। तो मैंने उसको समझाया बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, और ये चीज़ें। तो जब सर ने मेरे को देखा तो बोला यार तुम टीचिंग करो, तुम टीचिंग के लिए परफेक्ट हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, मेरे से कहाँ होगा टीचिंग, ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने बोला नहीं तुम करो, मैं सपोर्ट करूँगा। तो जब मैंने टीचिंग किया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आया। उसके बाद फिर मैं सर टीचिंग में आया, और ईमानदारी से सर मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, और जब काम पसंद होता है तो सर इंसान थकता नहीं। मैं कई घंटे टीचिंग कर सकता हूँ, हालांकि अब मैं नहीं करता हूँ, मैं 1 ही 2 बैच देता हूँ, मैं सर एक लॉन्ग टाइम टीचिंग कर सकता हूँ। सर कुछ लोगों का नैरो माइंडसेट होता है, वो ये कहते हैं जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचिंग करता है, या जब कुछ ना मिले तो टीचिंग कर लो। इसमें आपका क्या कहना है? बट मुझे तो सर इनिशियली ऐसा नहीं लगता कि हम सर, राहुल सर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस फील्ड में सेवा भाव से आए, कुछ चेंज करने के वही लिए मैं सोच प्रयास कर रहे रहा हैं। सर भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, उसके बाद भी सर ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने भी सुने हैं। ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि एक समय पहले हो सकता था कि ऐसा हो कि जब कोई फील्ड नहीं होती तब हम टीचिंग में आते। बट अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में टीचिंग एक
अच्छा, अगर मैं बात करूँ, हालांकि उसको बिजनेस नहीं कहना चाहिए, लेकिन टीचिंग भी एक अच्छा बिजनेस है भाई। अगर आपको अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है तो कुछ ना कुछ करना होता है पैसे कमाने के लिए। तो टीचिंग करके भी लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहेंगे कि यार कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसलिए टीचिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए टीचिंग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा करना अब के टाइम पे ऐसे कहना गलत है। मेरे बड़े ही इंस्पिरेशनल एक प्रिंसिपल सर थे हमारे स्कूल के। उनका मैंने पूरा जीवन, जब से मतलब मैं एक ही स्कूल में मैंने पढ़ा है केजी से लेकर 12th तक सर। तो मैंने उनका पूरा जीवन में यही देखा है कि वो पर्सन साइकिल से ही आते थे। जब मैं KG 1 में था या फर्स्ट क्लास में था, जब मैं 12th वहां से पास हुआ तब भी वो साइकिल से ही आते थे। तो सर अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं वो उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया होगा इसलिए वो साइकिल से आते थे। वो उनकी एक सिंप्लिसिटी भी हो सकती है। बट पहले के टीचर को मैं कह सकता था कि मतलब ठीक है, उनको ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी तो कुछ नहीं किया तो टीचिंग कर लिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे। बट आज की अगर मैं बात करूं तो आज टीचिंग में एक अच्छा खासा सर पेमेंट होता है, एक अच्छी खासी अर्निंग होती है। और साथ में टीचिंग सर, मैं ये कह सकता हूं कि जो व्यक्ति टीचिंग कर सकता है वो व्यक्ति दुनिया का हर काम कर सकता है। ये मेरा कहना है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर सर प्रतिदिन हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने छोटों से, अपने स्टूडेंट से आपको सीखने को मिलता है। और सर जिसमें रोज नया सीखने को मिले, उससे अच्छा बिजनेस, उससे अच्छा जॉब या उससे अच्छा सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है सर। तो मेरे को तो लगता है कि सर टीचिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मैं शौक से टीचिंग में हूँ। मैं बाई प्रेशर, बाई कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं टीचिंग में नहीं हूँ। मुझे टीचिंग करना पसंद है, मैं इसलिए टीचिंग में हूँ। और मुझे लगता है कि सर को भी टीचिंग करना पसंद है, इसलिए सर टीचिंग में है। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ऐड करना चाहूँगा। शिक्षकों के लिए मैं बहुत ही प्रणाम करता हूँ कि हमारे मन में धन को लेके क्या भाव होना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो लमसम ठीक ठाक ईश्वर घर चला देता है, ठीक ठाक दाल रोटी की व्यवस्था हो जाती है। सर मैं जब छोटी क्लास में था, आपने भी पढ़ा होगा, पंच परमेश्वर एक स्टोरी पढ़ी थी। तो पंच परमेश्वर एक स्टोरी थी, उसमें कुछ ऐसा स्टोरी था कि जब उसको एट लास्ट जब दोस्त से दुश्मनी हो जाती है और उसको उसके निर्णय देना होता है, तो वो उसके दोस्त के पक्ष में निर्णय देता है जबकि उसका उससे झगड़ा हो चुका होता है। तो उस स्टोरी के लास्ट में बताया गया है कि जो शीट होती है, जो आपका पद होता है, उस पद की गरिमा ऐसी होती है कि आप उसमें अन्याय नहीं कर सकते। तो सर टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आ करके सर वो जो टीचर वाली जो भावना होती है वो होती ही है। वो जब आप टीचिंग में आएंगे तो आपके अंदर वो भावना आ ही जाएगी। फिर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, किसी अदर के लिए बहुत गलत नहीं सोच पाओगे। एक बहुत बढ़िया लाइन सर मैं बोलूंगा कि इफ यू आर अ टीचर यू कांट बी अ बिजनेसमैन, और इफ यू आर अ बिजनेसमैन यू कांट बी अ गुड टीचर। तो सर इन दोनों को अपन कभी मर्ज नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से टीचिंग एक बेस्ट प्रोफेशन है। और मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि एक बार साल 2 साल के लिए टीचिंग में आना चाहिए। तो ये मेरा कहना है। सर मैं एक अच्छी चीज और ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। सर आप कोई भी अच्छा राजनेता देखिए, किसी ना किसी वक्त अपने टाइम में वो एक शिक्षक के पद पे था ही, चाहे छोटे समय से ही कहिए। जयप्रकाश उठा लीजिए, मुलायम सिंह यादव प्राइमरी के टीचर थे। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने थोड़ा सा संघ में रहते हुए अपना कार्यकाल शिक्षा में दिया था। विद्या भारती में भी थे वो। सर बहुत बड़ी लेगेसी है सर, बहुत बड़ी लेगेसी। फ्रॉम सिंस 19 आज़ादी के टाइम से बात करो, 1947 के पहले के भी लीडर भी वो भी रहे हैं, वो भी रहे हैं। सर इट्स अ वेरी रेनाउंड प्रोफेशन, प्लीज रिस्पेक्ट इट फॉर ऑल। सर आपका गर्ल एंड बॉय डिस्ट्रैक्शन, अपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्शन को लेके क्या कहना है सर? सर देखिए, डिस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्शन तो कोई भी अच्छा नहीं होता है, खराब ही होता है। बाकी जो सर आपका जो आपकी क्लास के अंदर, आपकी जो क्लास के अंदर जो एज ग्रुप आता है और जो हम जिस एज ग्रुप में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो सर आप मोस्टली 9, 10, 11, 12 को पढ़ाते हैं, तो सर उनमें ये जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होती होगी। हम जिस एज के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं होता है। बाकी सर मेरे हिसाब से देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सर नशा 3 तरीके का होता है। एक नशा होता है सर अल्कोहल का, एक नशा होता है मैंने नोटिस किया है सर क्रिकेट का, और एक नशा होता है अपोजिट जेंडर का, चाहे लड़की के लिए कोई लड़का हो या लड़के के लिए कोई लड़की हो। तो नशा तो हर हाल में खराब होता है।
तो डिस्ट्रैक्शंस तो सर खराब है ही, अगर आप एजुकेशन में हैं और अगर आप किसी और फील्ड में इन्वॉल्व हैं, लाइक किसी अपोजिट जेंडर के साथ इन्वॉल्व हैं या कहीं और इन्वॉल्व है, तो वो सर डिस्ट्रैक्ट तो करेगा ही। अगर आप जॉब में हैं और उसके साथ में आप कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सर डिस्ट्रैक्शंस तो है ही। तो डिस्ट्रैक्शन तो सर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट डिपेंड करता है कि सर अगर हम अपोजिट जेंडर को डिस्ट्रैक्शन के रूप में ना समझें बल्कि एज अ कंपटीशन समझें, तो सर वो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। मैंने बहुत सारे ऑफिसेज में देखा है सर, हमको लोग बोलते हैं कि सर कोई लेडीज बताइए, कोई लड़की बताइए जॉब के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे यहाँ के जो बॉयज हैं वो बहुत एब्यूज यूज करते हैं, तो अगर कोई लड़की आ जाएगी तो थोड़ा वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। तो सर देखिए यहाँ पर एक डिफरेंट थिंग आपको मिल रही है, मतलब एक लड़की के आने से एक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है। तो सर ऐसा नहीं है कि वो चीज केवल डिस्ट्रैक्शन है, उसको हम किस तरह से लेते हैं इस पर डिपेंड करता है सर। सर आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है? जैसे मैं अपना इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने छोटे छोटे सेगमेंट्स पे छोटे छोटे लर्निंग स्कूल्स बनाए, लर्निंग हब्स बनाए, जहाँ पे उनका कॉमन जो कम एज का यूथ है वो जाके चीज़ों को सीख सकता है, स्किल सीख सकता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए इंडिया की एजुकेशन में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जो फाइनली हम ऐसे लर्निंग स्कूल से लर्निंग हब्स क्रिएट कर सकें, ताकि हम भी थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाएं, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करें, ज़्यादा इंडस्ट्रियल हब्स हमारे यहाँ क्रिएट हों? सर अभी वर्तमान में सर जो इंडियन पॉपुलेशन है वो लगभग 150 करोड़ है, और इसके अंदर सर अपन बहुत लकी हैं कि हम 50% इसमें यंगस्टर हैं। तो सर 50% यंगस्टर है, मतलब अगर हम ध्यान देंगे सर प्रोडक्शन की ओर ध्यान देंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग की ओर ध्यान देंगे, तो हम बहुत अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और सर बात अगर हम करें एजुकेशन सिस्टम की, तो सर अभी न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, किया जा रहा है धीरे धीरे। मैंने सुना है 2026 तक उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और उसके अंदर सर काफ़ी चीज़ों को चेंज किया गया है, नए नए स्किल्स को लाया गया है। बट एक प्रॉब्लम सर मैं देखता हूँ, चीज़ें आती हैं बट तो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ कुछ बच्चे आए और बोले कि सर हमको आपके यहाँ से एक प्रोजेक्ट करना है, आपके यहाँ हम 7 डेज और 15 डेज रहेंगे, और उसके बाद आपको एक हमें सर्टिफिकेट बना करके देना है। तो मैंने कहा ठीक है आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने देखा बच्चा 1 दिन आया, 2 दिन आया, उसके बाद में फिर गायब। फिर वो 15 डेज जब उसको सर्टिफिकेट चाहिए था तो मेरे पास आ रहा है। और भी मैंने देखा है, मैं एमफिल कर रहा था रीवा से, तब मैंने देखा कि मेरे साथ के जो भी स्टूडेंट्स थे जो लोग लाए थे रीवा से, वो 500 रुपये 1000 रुपये दिए और जो भी उनका प्रोजेक्ट है, थीसिस है, वो खरीद करके ले आए और बना करके उसने दे दिया। अब वहाँ पर जब टीचर ने पूछा कि तुम्हारी थीसिस का टॉपिक क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, तो बच्चे को कई बार वो भी याद नहीं था सब्जेक्ट। तो सर कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि सर एजुकेशन सिस्टम 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हम आप जो हैं सर हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हम अपनी वर्तमान एजुकेशन सिस्टम को ही सर बेहतरीन ढंग से करेंगे तो सर हम बहुत बेहतर कर सकते हैं बात। और जैसे मैंने सुना है सर सिंधिया स्कूल, जिसमें हमारे बहुत सारे एक्ट्रेस जो हैं वो भी पढ़े हैं, और जो अपने यहाँ के जो एक रिच पर्सन है वो उसमें पढ़ते हैं। वहाँ पर मैंने सुना है कि सर बेसिक एजुकेशन के साथ में, रेगुलर एजुकेशन के साथ में बहुत सारे स्किल एजुकेशन, एक्स्ट्रा एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, और वो कंपलसरी किया गया है कि वो आपको करना ही करना है। सर ऐसा कुछ अगर अपन अपने यहाँ करते हैं और उसको प्रॉपर वे पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सर मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे आपके लिए, हमारे यंग जनरेशन को चेंज करने के लिए सर वो इनफ है। सर मेरे पास सिंधिया जैसा बजट तो नहीं है, बट मैंने अपने यहाँ जो चीज़ें कसर साल और यथार्थ किशन स्टूडियो के थ्रू लाने की कोशिश की हैं, तो कहीं ना कहीं इसीलिए लाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं से बच्चा एक आउट ऑफ द बॉक्स देखना सीखे, आउट ऑफ द स्क्रीन थोड़ा जाके देखिए कि हाँ ये चीज़ें भी हैं, मैं इनमें भी वर्क कर सकता हूँ, मैं इनमें भी चीज़ों को अच्छे तरीके से पुटअप कर सकता हूँ, अपनी एनर्जी लगा सकता हूँ। बिल्कुल, मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगा, YGC से संत सर हैं, संत सर ने बहुत बढ़िया कोचिंग डेवलपमेंट किया है। एक छोटे से एरिया में एक छोटे से बजट के साथ में सर ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया है। सर बच्चों को केवल पढ़ाते नहीं हैं, सर बच्चों को एक तरह से गोद लेते हैं और उनको रात में वहीं रखते हैं, सुलाते हैं, दिन में पढ़ाते हैं 10-10, 12-12 घंटा, कसरत कराते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट केवल ये है कि बच्चा जो है वो जमीन से जुड़े,
वो बेसिक चीज़ों से दूर ना रहे। और सर बहुत 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 बढ़िया आप कर रहे हैं, और सर मैं आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है और बहुत अच्छा। और आज का भी ये पॉडकास्ट का जो आपका टॉपिक था, जो आपने मुझे सजेस्ट किया और ये मैंने किया, ये बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये चीज़ बोलूँगा कि देखो, एजुकेशन को तो आपको लाइफ में प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सर मैं आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, श्री परमहंस आश्रम से। तो वहाँ पे जो मैं गुरुकुल कल्चर देखता हूँ, जैसे साधकों को रखते हैं, सर मैं कहीं ना कहीं एक हद तक उसका प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की थी मैंने। हो सकता है मैं सफल हूँ इन फ्यूचर या असफल हूँ, बट मैंने अपने प्रयास पूरे लगाए हैं। और सर मैंने जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो अपने यहाँ का ओल्ड गुरुकुल कल्चर था, द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, एशियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो लगभग इसी तरीके का था, एक या इससे मिलता जुलता था। तो मैंने उसका एक मॉडर्न प्रोटोटाइप तैयार किया है सर। आई होप फॉर द बेस्ट कि मैं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए क्या है कि आप काम कैसे कर रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप काम कर रहे हैं और पूरी लगन से कर रहे हैं सर, ये इंटेंशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल इंटेंशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। बाकी तो चीज़ें हैं, देखिए एजुकेशन मैं भी कर रहा हूँ, एजुकेशन आप भी कर रहे हैं, लेकिन सर जब उसमें हम अपना सब कुछ लगाएंगे तो सर रिजल्ट मिलेगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और आई होप कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उससे कुछ पॉजिटिव सेगमेंट निकाल के लेके जाएंगे। और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, हमने कहीं भी शब्दों से कुछ किसी को भी आत्मिक रूप से त्रुटि पहुंचाई हो, तो हम आपसे सहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत। फॉर वॉचिंग मोर सच वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यथार्थ किशन स्टूडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।